पता है, जब सिलेबस बहुत ज्यादा होता है ना और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि कौन से एरिया को पढ़ने से एग्जाम में हमें ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी कहते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, तो हम सही जगह पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की एक बहुत छोटी सी वीडियो, 15 मिनट की वीडियो में मैं आप सभी को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि यूपीपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में, मेंस में कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से थीम्स है जिसपे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो थीम्स वो सिलेबस में कैसे मेंशन किए गए, ताकि आपको ये पता चले किस एरिया पे कितना प्रायोरिटाइज करना है। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सिलेबस भी नहीं पता, और सिलेबस पता भी है तो बस मोटा मोटी पढ़ के चल रहे हैं, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, बट एग्जैक्टली क्या पूछेगा और वो पीवाईक्यू में कैसे आया है और कैसे रिपीट हो रहा है, ये आज की पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चलेगा। तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं और ये नहीं समझ रहे कि एग्जाम का डिमांड क्या है, आप सभी को मैं आपको एग्जाम का डिमांड भी बताऊंगा और ये दिखाऊंगा कि अपनी प्रिपरेशन को अब आज से कैसे चैनलाइज करना है, किस दिशा में लेकर के जाना है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रुपेश और मैं आप सभी को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एंड लेट अस बिगिन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, चलो। सबसे पहले आप सभी के सामने एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है कि यूपीपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैं आप सभी के सामने एक सब्जेक्ट एनालिसिस लेकर के आया हूं, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूके जीके, स्टैटिक जीके, फिर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इन सभी पे क्वेश्चंस कितने पूछे गए। अब एक बार आप इस प्रायोरिटी एरिया को देखो, स्पेशली 2025 से एक बार रेफरेंस लेकर के चलो, आपको क्या समझ में आएगा कि हिस्ट्री एक्चुअली में इसका वेटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा 26 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये 26 सवाल को सही करने के लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, बहुत बड़ा सिलेबस है, एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 सब्जेक्ट तो मिनिमम है। आगे चलोगे आप तो आपको ज्योग्राफी वाले एरिया से 23 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सर? पॉलिटी से 21 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट का सैचुरेशन लेवल हाई होता है, मतलब यहां से सही सवाल बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको सही होते हुए नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर एनालिसिस से आपको यह समझ में आता है कि अगर आपने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को और साथ में एटलीस्ट करंट अफेयर को, करंट जो है आपका, इसको अच्छे से कवर किया है, अगर आपने इसके साथ में थोड़ा सा स्टेट जीके को सही तरीके से कवर अप किया है, तो प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। बेसिकली प्रीलिम्स में आप इतने क्वेश्चन तो करके आ जाओगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट मच यू विल बी एबल टू डू दैट। अगर मैं आपको और डिटेल के साथ दिखाऊं तो आप देखो क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं एग्जाम के अंदर में, आई विल शो यू। ये क्वेश्चन 2023 का पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर में है सर? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और शेड्यूल्स के ऊपर पूछा गया हुआ है। 3rd शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स होते हैं ना, वो कौन से शेड्यूल में किस चीज को मेंशन किया गया है, 2023 में पूछा गया। आगे चलो, 2025 में सिमिलर पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है, फिर से शेड्यूल्स के ऊपर में पूछे गए। बहुत सारे शेड्यूल तो रिपीट हो गए, देखो 8th शेड्यूल सीधा रिपीट हो गया, देखो 10th शेड्यूल सीधा रिपीट हो गया, देखो 9th शेड्यूल सीधा रिपीट हो गया। अभी भी बहुत सारे बच्चों से मैं पूछूंगा कि बताओ 9th शेड्यूल में क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू आंसर कि सर 9th शेड्यूल हमारे देश का सबसे पहला अमेंडमेंट था, लैंड रिफॉर्म्स के बाद इसको ऐड किया गया था। बहुत सारी चीजें जो बच्चों को नहीं पता, इवन नोइंग द फैक्ट कि इन एरियाज पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 2 बार नहीं, मैं आपको रिसेंट ईयर का दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे फिर 2022 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर, सेम 8th शेड्यूल पे फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर शेड्यूल के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। और इसके बावजूद मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स उन एरियाज को कवर अप करने में लग जाएंगे जहां से क्वेश्चंस या तो कम पूछे जाते हैं फिर नहीं पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीजों को मत करो, आप करो, बट प्रायोरिटाइज करके करो ना, कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और प्रूफ दिखाता हूं, आई बी टॉकिंग विद प्रूफ, ऐसा नहीं कि बस ज्ञानबाजी की बात है, हम प्रूफ के साथ देखेंगे। हमें ये पता चलना चाहिए कि क्या थीम है एग्जाम का, ताकि डायरेक्शन सही हो प्रिपरेशन में, है ना। ये 2025 का पूछा गया सवाल है, पूना पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस, गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कि सर सही क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करो। ये क्वेश्चंस जनरली वैसे बच्चे सही करते हैं जिन्होंने हिस्ट्री को सिर्फ रटा नहीं है, उनके इवेंट्स को समझा है कि पुराने वाले इवेंट से नया इवेंट कैसे ट्रिगर हो रहा है, उसके बाद का इवेंट उससे कैसे ट्रिगर हो रहा है। अगर वो इस इवेंट को समझ पा रहे हैं तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं। अगर आप कुछ गाइड्स को पढ़ के जाओ रट्टा मारने वाले, तो शायद कठिन हो जाएगा। अब आप देखो, सेम क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया है, क्या ये क्वेश्चन 2019 में कमीशन ने नहीं पूछा था? पूछा था ना। सेम चीजें पूछी गई है, पूना पैक्ट, गांधी इरविन क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और सेम क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन है। इसको भी बताया गया कि सर आपको उसको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको क्रिप्स मिशन और कैबिनेट प्लान के बीच का डिफरेंस आप बताओ, हाइयर चांसेस, ये जानते हुए कि आपका सिलेबस का पार्ट है। एक और चीज दिखाता हूं, पीवाईक्यू जब भी एनालिसिस कर रहे हो ना, तो सिर्फ ये मत देखो कि क्वेश्चन में सही आंसर क्या था, ये भी देखो कि जो आंसर गलत है, जो ऑप्शन गलत है, वो क्या कह रहा है। बिकॉज एग्जामिनर बहुत बार गलत ऑप्शन पे एक नया क्वेश्चन बनाता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, 2019 से पूछा गया सवाल है,
बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। अब इसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन को उन्होंने पकड़ करके यहाँ पे एक नया सवाल बना दिया है। ये ऑप्शन है सर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर में एक नया क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन है जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एग्जामिनर बहुत बार पता है क्या करता है, जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर में अगले साल एक नया क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, मैं हमेशा करता हूं एस्पिरेंट्स को कि आप तो एक थीम्स को आइडेंटिफाई करो कि देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, प्लस ये मेरे सिलेबस में भी मेंशन है, मतलब मेरे एग्जाम का थीम है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि अगर उनमें से ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जो सही आंसर नहीं है, उसके बारे में भी यू शुड बी नोइंग द कंटेंट, क्योंकि अगले साल उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, साथ में सिलेबस भी दिखाऊंगा ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, आप सभी के सामने दिख रहा होगा, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो तो लेट मी जूम इन दिस अ लिटिल थोड़ा इसको जूम करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ये लोकल लेवल गवर्नेंस के ऊपर में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में और 2023 में। लोकल लेवल गवर्नेंस यानी कि पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी, जो लोकल लेवल गवर्नेंस होता है। अब इस टॉपिक के ऊपर में यहाँ पे 2 बार अलग अलग ईयर्स में क्वेश्चन है, 23 में पूछा, 24 में पूछा। क्यों पूछ रहा है वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप एक बार सिलेबस देखो ठीक से। अगर आपने सिलेबस को सही तरीके से एनालिसिस किया है तो आपको सिलेबस में एग्जैक्ट वर्ड दिखाई देगा लोकल लेवल गवर्नेंस का, दैट इज द पंचायती राज सिस्टम। आई थिंक आप ये देख पा रहे हो। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। यस, आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी दिस सिस्टम, दैट इज द पंचायती राज। अब एग्जामिनर ने इस वर्ड को पिक किया, इसके ऊपर में 22 में क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन, 24 में क्वेश्चन। क्या गारंटी नहीं है कि 26 में क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है सर, बिकॉज ये आपका एग्जाम का थीम है। इसीलिए जब भी सिलेबस उठा रहे हैं तो अपने को थीम पता होना चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आ जाएगा, डीपीएसपी आ जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी आ जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाएंगे। तमाम चीजें जो इस सिलेबस के अंदर में आते हैं, जो पूरे पेरिफेरी में आ रहे हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने किताब उठाया और जो चैप्टर 1 उससे लेकर के चैप्टर 25 तक, चैप्टर 30 तक सीधा पढ़े जा रहे हैं। प्लीज प्रायोरिटाइज योर स्टडीज, बिकॉज अल्टीमेटली उसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट। अब नाउ आई विल बी शोइंग यू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, जो मैं इसी के राउंड में आपको दिखाता हूं, एंड दीज थिंग्स विल बी एक्चुअली हेल्पफुल जब आप इन चीजों को मेंस पर्सपेक्टिव से देखोगे। इफ वी कैन गो अहेड, थोड़ा मेन एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। देखो मेन एग्जाम में सिमिलरली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप सभी के सामने एक जनरल ब्रेकआउट में बता दूं कि मेन एग्जाम में क्वेश्चन का ब्रेकआउट कैसे किया गया है। आप सभी को पता होगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू से दिस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है, जो कि जनरल हिंदी का पेपर होता है। कितने अंक का होता है सर? ये 150 मार्क्स का पेपर होता है। फिर आपका जो पेपर 2 होता है, ये ऐसे का होता है। ये कितने मार्क्स का होता है सर? ये 150 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपके पास में जो भी जनरल स्टडीज के पेपर है, जिसमें से 4 तो जीएस के सीधे सीधे आपको पेपर्स दिखाई देते हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं और ये चारों 200 मार्क्स के। मैं आपको सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा अगली स्लाइड्स में। और जो नीचे के 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर 5 एंड 6, वो जो 2 पेपर होते हैं वो आपके यूपी स्पेशल होते हैं, उत्तर प्रदेश के स्पेशल होते हैं। पेपर 5 एंड पेपर 6 जनरल स्टडीज का क्या होता है सर? वो यूपी स्पेशल होता है। द पॉइंट इज कि सिर्फ आपका हिंदी और ऐसे का पेपर 150 मार्क्स का, उसके बाद के सारे 6 पेपर कितने मार्क्स के हैं सर? 200 मार्क्स के। तो अगर 6 पेपर आपके 200 मार्क्स के तो कितने हुए? 1200 मार्क्स, प्लस ऊपर 150 मार्क्स, कितना हुआ सर? 300 मार्क्स। तो टोटल कितना हुआ? 1500 मार्क्स, है ना। तो ग्रैंड टोटल आपका 1500 मार्क्स हुआ मेंस का, और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है जिसमें मेरिट निकलता है। दैट इज द मेंस ब्रेकआउट। ये आपका जनरल ब्रेकआउट है मेंस का। अब पहले थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। अब आपके सामने स्क्रीन पे सॉरी एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन दी, क्या क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है सर ये? यस, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। किस टर्म पे फोकस किया गया सर? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति, है ना। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है उसके इंपैक्ट पे क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी है वो बैडली इंज्योर कैसे हो रही है 200 साल के ब्रिटिश रूल में। मतलब दोनों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको एंगल इंडिया की इकोनॉमी का दिखाई दे रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी पे कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है इंग्लैंड में तब भी, प्लस जो 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया उस टाइम पीरियड में भी। अब इसको कैसे समझना है, आप सभी के सामने थोड़ा सा सिलेबस यहाँ दिख रहा होगा। अगर आप इस सिलेबस के कुछ पॉइंट्स को सही तरीके से पढ़ पाओगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। देखो इस सिलेबस में इसके बारे में कहां पे मेंशन किया गया है, वेयर इट इज मेंशन, इट इज समहाउ मेंशनड हियर एट yes, look at this is that point. Yes, I can get it. देखो ये रहा, देखो history of the world will include event from the 18th century to the middle of the 20th century such as French Revolution, Industrial Revolution,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एंगल दिया हुआ है, वर्ल्ड वॉर का एंगल दिया हुआ है, प्लस जो भी नेशनल बाउंड्रीज हुई है उनके ऊपर में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका सिलेबस में की टर्म मेंशन किया गया हुआ, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडिया की इकोनॉमी पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। पॉइंट इज दिस कि आपका जो पीवाईक्यू है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके एक एक टर्म्स इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी नोइंग दीज टर्म्स। ऐसा नहीं कि आप इन जनरल पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी। आई विल शो यू विद वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे आपको और चीजें क्लियर दिखाई देंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट टू ऑल दीज पर्टिकुलर फैक्ट्स। एक बार इस एग्जांपल के साथ देखो, फिर मैं आपको सिलेबस का ब्रेकआउट दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? द क्वेश्चन इज सेइंग एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। 2022 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ था कि फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन एग्जामिन इन इमर्जेंस ऑफ रोल ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। तो क्वेश्चन मोर और लेस उसका थीम क्या है सर? सेम है, फाइनेंस कमीशन के ऊपर में पूछा गया हुआ है। फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी रोल क्या होता है? जो स्टेट है, मतलब सेंट्रल स्टेट के बीच में फाइनेंसियल के डिस्ट्रीब्यूशंस को देखना, ये कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन का रोल होता है। अब ये आपके सिलेबस में कहां दिखाई देगा? अगर आपने जीएस पेपर 2 को सही तरीके से देखा है तो आपको यहाँ पे नंबर 3 में दिखाई देगा, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। देखो क्या ये एग्जामिनर ने यहाँ पे सीधा टर्म रिलेट नहीं किया है। Is he not trying to relate the similar term here? Exactly similar topic पे सीधा क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप देखो ना कैसे सीधा आपका जो टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ ना, इसी पे क्वेश्चन सीधा सीधा बनाया हुआ उसने। अगर आपने थोड़ा भी इसको पढ़ा हुआ है, उसके रिलेशंस को समझ रहे हो, फाइनेंशियल कोनोटेशन को समझ रहे हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हो, तो आप इन क्वेश्चन को करके चले जाओगे। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी किताबें पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ो। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आप उसको स्किप करो, बट हमेशा पढ़ते टाइम पीवाईक्यू, सिलेबस और उसका ट्रेंड एनालिसिस, इन चीजों को ध्यान में रखो कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कब पूछे गए। जैसे आप देखो यहाँ पे जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर से पिछले कितने साल में सर? 6 साल में कितने क्वेश्चन आए? 13 क्वेश्चन आए। मॉडर्न इंडिया से 4 आए, पोस्ट इंडिपेंडेंस से 2 आए। अब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर के कोई मोटी बुक बैठ जाओ 500,000 पेज के लोगो पढ़ने, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो वर्थ इट है? क्या वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा है। बट हाँ, यू कैन रीड बुक्स व्हिच आर रिलेटेड टू द इंडियन सोसाइटी, व्हिच इज अ 44 क्वेश्चन, व्हिच इंक्लूड दिस मच ऑफ क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसे क्वेश्चंस के ब्रेकआउट है। आप देखो ये जीएस2, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे सिलेबस भी मिल रहा है कि कौन से पेपर में क्या पूछा जाता है। जैसे जीएस2 में आप देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 25 क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी प्रीलिम्स में दिखाया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म प्रीलिम्स में भी मेंशन्ड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम की टर्म मेन एग्जाम में भी मेंशन्ड है। सो दिस इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको पॉलिटी दिखेगा, गवर्नेंस, सोशल इशू, इंटरनेशनल रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इनके वेटेज आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 में भी सिमिलरली यहाँ पे दिख रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, हमेशा उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अपने को सिलेबस रखना है, सो दैट वी आर ऑल एबल टू रिलेट टू द सिलेबस, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड देन स्टार्ट द प्रिपरेशन। हमेशा जो कहते हैं ना टॉपर्स कि आपके पास में आपका पीवाईक्यू होना चाहिए प्लस आपका सिलेबस होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आपका रोड मैप है। बिना इसके आप दिशाहीन हो जाओगे। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि आप एक समुद्र में उतर गए हो, आपके पास में नेविगेशन है ही नहीं, आप डायरेक्शन लेस हो, बस कहीं भी जा रहे हो, जहां वेव लेकर जा रही है वहां जाए जा रहे हो। कहने के लिए बहुत साल से शिप पे हो लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे। कहने के लिए बहुत साल से प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन आपका प्रिपरेशन खत्म नहीं हो पा रहा, बिकॉज आपने उसको प्रीवियस क्वेश्चन और साथ में सिलेबस के एनलाइटनमेंट में नहीं किया हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जस्ट अ जनरल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने 12th पास आउट किया हुआ है एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीपीएससी एग्जाम, तो आप सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 वर्ष का 3 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। प्रारंभ का बैच है जहाँ पे फर्स्ट ईयर पे अपन एनसीईआरटीज कवर अप करेंगे, सेकंड ईयर पे हम फाउंडेशन बुक्स कवर अप करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, और थर्ड ईयर में हम उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मल्टीपल रिवीजन करेंगे, ताकि हमने जो भी कुछ फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है थर्ड ईयर में उसको रिवाइज कर सके, ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते हम एग्जाम देने के कंडीशन में एटलीस्ट आ जाए। इस हिसाब से हमने इस पर्टिकुलर बैच को इंग्लिश मतलब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिपेयर किया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ दीज 3 years इज जस्ट 15,000। इस 15,000 रुपए में आप 3 साल तक पढ़ाई करोगे, 3 साल तक मेंटरशिप लोगे, आपको अधिकारी किट भी मिलेगा जहां पे बहुत कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आज के पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को एक रास्ता दिखा हो, ये समझ में आया हो कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। बाकी कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।